नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचटी पीआरटी वाला, जिसकी अप्रैल के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया है। सभी सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर से आपको जो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, केवल आनुवांशिकता, पालन पोषण और शिक्षा का। अब यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो मानव जो व्यक्तित्व है वो परिणाम माना गया है। किसका है? आनुवांशिकता भी है और साथ में वातावरण, तो इनकी अंतःक्रिया का परिणाम ये माना गया है। तो व्यक्तित्व केवल आनुवांशिकता, आनुवांशिकता क्या, जिन्हें जीन कह देते हैं, जो आपको पूर्वजों से मिलते हैं जीन, या केवल वातावरण अनुभव का परिणाम नहीं है, बल्कि दोनों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है। जैसे एक बच्चा है जो संगीत के लिए आनुवांशिक प्रतिभा के साथ पैदा होता है, तो उसे प्रतिभा को विकसित करने के लिए एक सहायक वातावरण की भी जरूरत होगी। तो और जहाँ पर भी आपको आंसर में ये केवल वाले शब्द दिखाई दे, तो ऐसे कभी भी आंसर नहीं होते, तो वो भी आप इसके साथ ही याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो एक को यहाँ पर माना गया है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का ये परिणाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, व्यक्ति के अचेतन मन के अध्ययन हेतु उपयोग की जाने वाली व्यक्तित्व मापन की विधि कौन सी है? तो व्यक्ति के अचेतन मन के अध्ययन के लिए उपयोग की जाने वाली व्यक्तित्व मापन की विधि, तो वस्तुनिष्ठ विधि है, व्यक्तिनिष्ठ है, प्रक्षेपी है, या मनोविश्लेषण विधि है? तो व्यक्ति का जो अचेतन मन है उसके अध्ययन के लिए प्रयोग में आने वाली मापन की विधि कौन सी है? तो ये प्रक्षेपी विधि है, जो ऑप्शन 3 में यहाँ पर दी गई है। प्रक्षेपी विधियां व्यक्ति के अचेतन विचारों और भावनाओं को प्रकट करने के लिए डिजाइन की गई है, जैसे कि रोसा संहिता परीक्षण और विषयगत धारणा परीक्षण, टीएटी का देते हैं जिसे। तो ये जो रोसा संहिता परीक्षण जो था, तो व्यक्तियों को अस्पष्ट सही धब्बे इसमें दिखाए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि वे क्या देखते हैं, और उनके उत्तर उसके अचेतन विचारों और भावनाओं को वे प्रकट करते हैं। अब ये जो यहाँ पर धब्बा परीक्षण की बात हुई है, ये होता कैसे है? तो जैसे एक पेज है, एक जो कोरा कागज हो गया बिल्कुल सफेद, और उसमें क्या बीच में सही डाल दी, जैसे इनकी सही होती है जो दीवार वाली पहले आती थी जैसे, और इस पेज को क्या फोल्ड कर दो, 3-4 तह या 5-6 तह जितनी भी है, तो उसमें से फोल्ड कर दो और इसे फिर बाद में खोले, तो कुछ जैसे भी आकृति उभर के आएगी, जैसे मान लीजिए ये वाली आकृति उभर के आएगी। अब आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं आपको क्या क्या इसमें नजर आ रहा है। तो बहुत सारे जो यहाँ पर व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं, स्त्री पुरुष, और केकड़े के आकार की भी लग रही है, मकड़ी जैसे होती है वो भी लग रही है। तो जैसे भी जो यहाँ पर ये इसमें आपको जैसी भी आकृति नजर आ रही है, कुछ व्यक्ति ऐसी भी लग रहा है जैसे योगा कर रहे हो, तो जिसको जो भी लग रहा है उसी के आधार पर फिर उसमें जो है अपने विचारों को रखना होता है। तो इस प्रकार का ये परीक्षण होता है। तो बीएड जो जब करते हैं तो उसमें जो इसको कराया जाता है, तो हो सकता है बहुत सारे कराते हो ना कराते हो, लेकिन उस समय जो है ये परीक्षण कराया जाता है। तो ये जो परीक्षण जो है इसकी अगर हम बात करें, एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रक्षेपी मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। तो ये जो रोसा सही धब्बा परीक्षण, इसको 1921 में हरमन रोसा के द्वारा विकसित किया गया था। इसी के नाम पर ही इसका नाम भी पड़ा है, रोसा सही धब्बा परीक्षण। तो इसका उपयोग व्यक्तित्व संरचना का आकलन करने और भावनात्मक प्रवृत्तियों और मानसिक स्थितियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो हरमन रोसा जो थे उनके नाम पर था ये। इसके बाद है क्रेस्मर के अनुसार फिजिक्स प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषता कौन सी होती है? तो ये मिलनसार अंतर्मुखी और शर्मीले होते हैं, मिलनसार बहिर्मुखी शर्मीले होते हैं, मिलनसार बहिर्मुखी मित्रवत होते हैं, या अंतर्मुखी मित्रवत होते हैं। तो क्रेस्मर के अनुसार ये वाले जो व्यक्ति हैं फिजिक्स वाले, तो ये किस प्रकार के विशेषता वाले होते हैं, इनका व्यक्तित्व कैसे होता है, स्वभाव कैसे होता है इनका? तो इनका अनुसार जो इनका स्वभाव जो है ये मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं, बहिर्मुखी होंगे और मित्रवत होते हैं। तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी प्रवृत्ति होती है जब कोई
मतलब कहीं पर भी गए हुए उनमें घुल मिल जाते हैं, अपने मित्र जाओ जल्दी बना लेते हैं। और बहिर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के वही होंगे जो कहने का मतलब है 4 आदमियों में जाकर बैठेंगे, तो वे होंगे बहिर्मुखी वाले। मिलनसार दोस्त बनाने की ज़्यादा प्रवृत्ति होती है उनमें, वो ज़्यादा उनके मित्र होते हैं। और ये अंतर्मुखी वाले जब होते हैं, इनके दोस्त बहुत कम होते हैं, नाम मात्र के ही कह लो। तो ये ज़्यादा समाज में नहीं उठते बैठते हैं, ये अंतर्मुखी प्रवृत्ति वाले होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो बात जो हुई थी बहिर्मुखी और मित्रवत वाली, इसमें यह मानी गई है। तो क्रेस्मर जो इन्होंने 3 प्रकार के शरीर के प्रकार का वर्णन किया था, जिसमें स्थूलकाय, सुडौल और दुर्लभ ये वाले थे। तो इन्होंने जो ये स्थूलकाय जो है इस प्रकार को मिलनसार, बहिर्मुखी और मित्रता व्यक्तित्व से जोड़ा था। तो इसका मतलब क्या है, स्थूल शरीर वाले। तो ये इसका मतलब है स्थूल से, तो स्थूल शरीर वाले हैं। तो जैसे एक स्थूल शरीर व्यक्ति है तो एक पार्टी में लोगों से मिलना जुलना पसंद कर सकता है और आमतौर पर सामाजिक स्थितियों में सहज होता है। मतलब वो व्यक्ति जो होते हैं बाहर के उनके साथ उठते बैठते हैं। नेक्स्ट आ जाता है व्यक्तित्व माप की वह विधि जिसमें अवलोकन, प्रश्नावली एवं साक्षात्कार जैसी विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो वो कहलाती है व्यक्तित्व माप की वह विधि जिसमें अवलोकन, प्रश्नावली और साक्षात्कार जैसी विधियों का प्रयोग किया जाएगा। उद्देश्यात्मक विधि, व्यक्तिपरक, प्रक्षेपी या मनोवैज्ञानिक विधि, तो वो वाली विधि कौन सी है। तो इसमें जब विधि की बात करें तो जो व्यक्तित्व मापने के लिए है, तो उद्देश्यात्मक विधि जो है यहाँ पर इसमें ये मानी गई है। तो ये जो उद्देश्यात्मक जो विधियां हैं व्यक्तित्व को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण और प्रश्नावली का उपयोग करती हैं। तो इन विधियों में व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन और साक्षात्कार भी शामिल हो सकता है। जैसे मिनीसोटा मल्टीफैसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी MMPI एक उद्देश्यात्मक व्यक्तित्व परीक्षण है जिसका उपयोग मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के द्वारा व्यक्तित्व लक्षणों और मानसिक विकारों का अवलोकन करने के लिए, मतलब आकलन करने के लिए किया जाता है। तो उद्देश्यात्मक विधि जो वो इसमें मानी गई थी। इसके बाद है बच्चों के विकास की प्रक्रिया, जिसमें बच्चों के विकास की प्रक्रिया में किस स्थिति में ओडिप्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स विकसित होना शुरू होता है। शिशु, बचपन, किशोर या वयस्क अवस्था में। तो ओडिप्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कौन सी जो अवस्था में शुरू हो जाता है। तो अवस्था की बात करें तो ऑप्शन आएगा 2 वाला, अर्थात जो बचपन की जो अवस्था है उसको इसमें माना गया है। तो ये जो सिगमंड फ्रायड जो थे, इनका है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये आप याद रखिएगा। तो इनके अनुसार ओडिप्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ये बचपन में विकसित होते हैं और जब बच्चे अपने माता पिता के प्रति यौन भावनाओं का अनुभव करना शुरू करते हैं। जैसे एक लड़का है अपनी माँ के प्रति यौन भावनाओं का अनुभव कर सकता है और अपने पिता को एक प्रतिद्वंदी के रूप में देख सकता है। तो ये वाली जो है ये क्रियाएं जो है प्रक्रिया ये बचपन में ही शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या फिर नहीं में देने होते हैं तो प्रश्नावली का प्रकार होगा बंद प्रश्नावली, खुली, मिश्रित या सचित्र प्रश्नावली। तो व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या फिर ना में देने हो तो प्रश्नावली का प्रकार होता है कौन से वाला, बंद प्रश्नावली वाला, जो ऑप्शन 1 में यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे कि इस प्रश्नावली जो है इसमें पूछा जाता है कि क्या आप अंतर्मुखी हैं, तो विकल्प में आपने उत्तर देना है हाँ या फिर नहीं। तो ये है इसके उदाहरण। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सी विधि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि नहीं है। रोसा सही दफा परीक्षण, सब साहचर्य परीक्षण, अवलोकन, व्यक्ति पूर्ति परीक्षण। तो व्यक्तित्व मापन वाला एक परीक्षण नहीं है, कौन से वाला, ये वाला अवलोकन वाला, बल्कि और सारी की ये मानी गई है क्योंकि इसमें व्यक्ति के अचेतन विचार और भावनाओं को प्रकट करने की बजाय उनके व्यवहार को देखना शामिल है। तो इस कारण से जो है अवलोकन ये प्रक्षेपी विधि नहीं है। जैसे एक मनोवैज्ञानिक है एक बच्चे को खेल के मैदान में देख सकता है ताकि यह देखा जा सके वे दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण।
व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि है? आत्मनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ है, प्रक्षेपण है या कोई सी भी नहीं है? तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि है? तो इसमें जो ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा हमारा, अर्थात प्रक्षेपण विधि। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि है? तो ये हो जाएगी प्रक्षेपण विधि। TAT का देते हैं, जैसे TAT। तो प्रक्षेपी विधि है जिसमें व्यक्ति को अस्पष्ट चित्र दिखाए जाते हैं और उनसे कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। उनकी कहानी उनके अचेतन विचारों और भावनाओं को प्रकट कर सकती हैं। जैसे एक व्यक्ति ऐसे चित्र की कहानी बना सकता है जिसमें एक उदास दिखने वाला व्यक्ति बैठा है और उनकी कहानी उनके अपने उदासी के अनुभव को प्रकट कर सकती है। कहने का मतलब है, जैसे कोई चित्र दे दिया तो उसे पूछा जाएगा कि तुम्हें इसमें क्या दिखाई दे रहा है चित्र में, और तुम अपने इस पर अपने विचार व्यक्त करो, मतलब क्या क्या कुछ है इसमें। तो वो फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे देता है, मतलब उस पर लिखता है। तो वो वाला हो गया प्रक्षेपण विधि। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जो प्रकार है स्पष्ट किया है? फ्रायड ने, ऑलपोर्ट ने, जुंग ने या लेविन ने? तो किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकार स्पष्ट किए हैं? तो ये जो जुंग जो है, इन्होंने, ऑप्शन 2 वाले, नाम क्या था इनका? कार्ल जुंग था इनका नाम, कार्ल जुंग। तो इन्होंने अंतर्मुख और बहिर्मुख की अवधारणाओं को लोकप्रिय बनाया था और सुझाव दिए थे कि ये व्यक्तित्व के 2 मूलभूत आयाम हैं। जैसे एक अंतर्मुखी व्यक्ति है, वो अकेले समय बिताना पसंद कर सकता है, जैसे कि हमने ऊपर क्वेश्चन में आपको बताया था, और सामाजिक स्थिति में थकाव महसूस करता है क्योंकि वो दूसरों के साथ उठता बैठता नहीं है। जब एक बहिर्मुखी व्यक्ति दूसरों के साथ समय बिताना पसंद करता है और सामाजिक स्थिति में ऊर्जावान महसूस कर सकता है। मतलब बहिर्मुखी की वही बात है, जो बाहर घूमता फिरता है, लोगों में बैठता है, व्यक्तियों में बैठता है। और एक अंतर्मुखी वाला वो हो गया जो दूसरे के साथ उतना उठता बैठता नहीं है। इसके बाद है व्यक्तिगत गुणों ए तथा बी प्रकार का उल्लेख क्रमशः किन मनोवैज्ञानिकों ने किया था? ऑलपोर्ट एम आइसेंक ने, फ्रीडमैन एम रोजमैन ने, फ्रायड एम लेविन ने, मैस्लो एम ऑलपोर्ट ने? तो व्यक्तिगत गुण ए और बी का प्रकार उल्लेखनीय क्रमशः किन मनोवैज्ञानिकों ने किया है? और जो ये ऑप्शन 2 में आए हैं तो ये थे फ्रीडमैन और रोजरमैन। तो नाम क्या था इनका फ्रीडमैन का? फ्रीडमैन जो इनका नाम है मेयर फ्रीडमैन। और ये रोजनमैन, इनका नाम है रे रोजनमैन। तो इन्होंने टाइप ए और बी व्यक्तियों की अवधारणाओं को विकसित किया था और टाइप ए वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को अधिक प्रतिस्पर्धी, समय के प्रति संवेदनशील और आक्रामक बताया था, जबकि जो ये बी वाले हैं, ये जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, इनको अधिक आराम और धैर्यवान बतलाया है। तो ए और बी जो यहाँ पर जो बताया था, तो ये मेयर फ्रीडमैन और जो रे रोजरमैन है, इन्होंने। इसके बाद हम मनोवैज्ञानिक ऑलपोर्ट ने, इनके द्वारा प्रस्तावित व्यक्तित्व गुण कौन सा है इसमें? मनोवैज्ञानिक ऑलपोर्ट के द्वारा प्रस्तावित व्यक्तित्व गुण प्रधान गुण है, गौण गुण है, केंद्रीय है या ये सभी है? तो मनोवैज्ञानिक ऑलपोर्ट के द्वारा प्रस्तावित व्यक्तित्व गुण कौन सा है? और जो ऑप्शन 4 में यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें जो ये सभी आ जाएंगे। तो ये जो गॉर्डन ऑलपोर्ट जो थे, इन्होंने 3 प्रकार के व्यक्तित्व गुणों का वर्णन किया था, जिसमें कार्डिनल गुण, केंद्रीय गुण और माध्यमिक गुण, ये वाले थे। अब जो कार्डिनल गुण जो है एक व्यक्ति के पूरे जीवन पर हावी होते हैं, और केंद्रीय गुण व्यक्तित्व के प्रमुख लक्षण हैं, और माध्यमिक गुण विशिष्ट स्थितियों में प्रकट होते हैं। तो इसमें जो है इन सभी को ही माना गया था, प्रधान गुण और केंद्रीय गुण को, तो ऑलपोर्ट के द्वारा प्रस्तावित व्यक्तित्व गुण में। इसके बाद आ जाता है, इनमें से किस व्यक्तित्व वैज्ञानिक ने व्यक्तित्व वर्गीकरण के द्वारा व्यक्तित्व वर्गीकरण एवं मापन संबंधी 16 PF पर्सनैलिटी फैक्टर, PF का मतलब क्या है? पर्सनैलिटी फैक्टर, 16 PF परीक्षण सिद्धांत ये दिया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पर। ये RB कैटल ने, ऑलपोर्ट ने, आइसेंक या फ्रीडमैन ने। तो 16 परीक्षण किनका था? तो ये था RB कैटल का, जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिए गए हैं। तो इनका RB कैटल, RB का मतलब क्या है? रेमंड कैटल। तो इन्होंने 16 व्यक्तित्व कारकों की पहचान की थी, जिन्हें उन्होंने 16 परीक्षण जो 16 PF पर्सनालिटी विकसित करके मापा था।
और अब जो यहाँ पर ये 16 जो परीक्षणों की बात हुई थी रेमंड विकाटल की, तो ये वो वाले हैं निम्न श्रेणी के विवरण, और ये है उच्च श्रेणी के, और बीच में है प्राथमिक कारक। तो जैसे अव्यक्तिक, दूरस्थ, शांत, आरक्षित, पृथक, औपचारिक और अलग, ये निम्न श्रेणी के विवरण हैं। और प्राथमिक कारक हो गया गर्मी, और उस श्रेणी के हो गया गर्मजोशी से भरा, मिलनसार, दूसरे के प्रति चौकस, दयालु, सहज, सहभागी, लोगों को पसंद करने वाला। मतलब जो श्रेणी वाले जैसे यहाँ पर हुई थी इसमें। और फिर ये निम्न श्रेणी वाले, या आप ऐसे कर लो जैसे ए श्रेणी वाले और ये बी श्रेणी वाले, तो मतलब ये निम्न वाले, ये उच्च वाले। तो ठोस, सोच, कम बुद्धिमान, कम सामान्य मानसिक क्षमता, अमूर्त समस्याओं को संभालने में असमर्थ होते हैं। और बी वालों की बात करें तो अमूर्त सोच, अधिक बुद्धिमान, उज्जवल, उच्च सामान्य मानसिक क्षमता, तेजी से सीखने वाले होते हैं। और ए वाला की देखें तो भावनात्मक रूप से प्रगतिशील, परिवर्तनशील, भावनाओं से प्रभावित, भावनात्मक रूप से कम स्थिर, आसानी से परेशान, भावनात्मक स्थिरता मानी गई है इसमें। और भावनात्मक रूप से स्थिर, अनुकूलनशील, परिपक्व, शांति से वास्तविकता का सामना करने वाले। इसी प्रकार से में आदर करने वाला, सहयोगी, संघर्ष से बचने वाला, विनम्र, विनीत, आज्ञाकारी, आसानी से प्रभावित होने वाला, विनम्र और मिलनसार प्रवृत्ति का होता है, ये जो कम प्रवृत्ति वाला है। और प्रभुत्व लिया गया है इसमें, प्रभुत्व संपन्न मतलब प्रभावशाली, बलशाली, मुखर, आक्रामक, प्रतिस्पर्धी, जिद्दी, दोष जमाने वाला। तो ये उस श्रेणी वाले के लक्षण हैं। ये कह सकते हैं ये अंतर्मुखी वाले और ये बहिर्मुखी, ऐसे भी आप समझ सकते हैं इनको। गंभीर, संयमित, विवेकशील, अलभाषी, आत्मनिरीक्षणशील, मौन और जीवंता मानी गई इनमें। और जो उच्च वाले हैं जीवंत, सजीव, स्वतःस्फूर्त, उत्साही, खुशमिजाज, हंसमुख, अभिव्यंजक, आवेगशील होते हैं। और जो ये वाले हैं सुविधाभोगी, नियमों का पालन न करने वाले, आत्मभोगी होते हैं, नियम चेतना। और इसमें नियम सचेत, कर्तव्यपरायणता, कर्तव्यनिष्ठ, अनुरूप, नैतिकतावादी, स्थिर, नियमबद्ध, ये बी वाले हैं, बहिर्मुखी कह सकते हैं आप। शर्मीला, खतरे के प्रति संवेदनशील, डरपोक, झिझकने वाला, भयभीत होता है। और सामाजिक साहस होता है इनमें, जैसे सामाजिक रूप से साहसी, और ये मोटी चमड़ी वाले बेचक होते हैं। इसी प्रकार से निम्न श्रेणी वालों की बात करें तो उपयोगितावादी, वस्तुपरक, भावुकता रहित, कठोर दिमाग वाला, आत्मनिर्भर, बकवास न करने वाला, कठोर होता है। संवेदनशीलता है, संवेदनशील, सौंदर्यपरक, भावुक, कोमल चित्त, सहज और परिष्कृत होते हैं, बी वाले। इसी प्रकार से वाले भरोसेमंद, बिना किसी आशंका के स्वीकार करने वाला, बिना शर्त आसान वाला। और ये तरक, संकालु, संशय, अविश्वासी, विरोधी होते हैं, बी वाले बहिर्मुखी कह सकते हैं आप। और इसी प्रकार से वाले जमीनी, व्यवहारिक, नीरस, समाधान उन्मुख, स्थिर, पारंपरिक होते हैं। और बी वाले अमूर्त, कल्पनाशील, विचलित, अव्यवहारिक, विचारों में लीन वाले होते हैं। ए वाले स्पष्टवादी, वास्तविक, कलाहीन, खुला, निष्कपट, भोला, सरल शामिल होते हैं। ये सारे आपने व्यक्ति में लक्षण भी देखे होंगे, क्योंकि अलग अलग प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं, क्लास में सारे के सारे मिल जाएंगे देखने को आपको। और बात करें तो बी वाले की निजी, विवेकशील, गोपनीयता बरतने वाला, चतुर, पुरस्कृत, सांसारिक, चतुर, कूटनीतिक होता है। ये वाले की बात करें तो आत्मविश्वासी, चिंता मुक्त, आत्मसंतुष्ट, सुरक्षित, अपराध मुक्त, आत्मविश्वासी, आत्मसंतुष्ट होता है। और बी वाला आशंकित, आत्म संदेहास्पद, चिंतित, अपराध प्रवण, असुरक्षित, चिंताग्रस्त, स्वयं को दोषी मानने वाला होता है। और ए वाले की बात करें तो पारंपरिक परिचित से जुड़ा हुआ, रूढ़िवादी, पारंपरिक विचारों का सम्मान करने वाला होता है। और बी वाले की बात करें तो परिवर्तन के लिए खुला, प्रयोगात्मक, उदार, विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक, स्वतंत्र विचार वाला, लचीलापन वाला होता है। समूहोन्मुख की बात करें, सन्मुख, समझ जोड़ने वाला और अन्वयी पर निर्भर होता है। और बी वाला आत्मनिर्भर, एकांकी, साधन संपन्न, व्यक्तिवादी, आत्मनिर्भर होता है। ए वाला अव्यवस्था को सहन करने वाला, अव्यवस्था को सहन करने वाला, असंयमी, लचीला, अनुशासनहीन, ढीला, आत्मसंघर्षी, आवेगशील, सामाजिक नियमों के प्रति लापरवाह, अनियंत्रित होता है। और बी वाले की बात करें तो ये पूर्णतावादी, संगठित, बाध्यकारी, आत्म अनुशासित, सामाजिक रूप से सटीक इच्छा शक्ति, नियंत्रण, आत्मभावुक होता है। और ये वाला शांत, स्थिर, सुस्त, धैर्यवान,
और ये कम ड्राइव वाला होता है। और बी वाला है तनावग्रस्त, उच्च ऊर्जा वाला, अधीर, प्रेरित, निराश, अति चिंतित, समय और समय संचालित होता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये जो कैटल जो थे आरबी कैटल, तो इनके 16 व्यक्तित्व जो कारक मॉडल हैं ये वाले थे। तो ये 16 हैं यहाँ पर। तो इसमें निम्न श्रेणी के विवरणक और श्रेणी के विवरणक जो है ये इसमें दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर व्यक्तित्व संबंधी पंच तत्व 5 फैक्टर सिद्धांत के जनक कौन है इसमें से। तो ये जो 5 फैक्टर है इसके, तो इसमें जो गोल्डन वर्क, कोस्टा, पिडमोंट या ये सभी, तो इसमें कौन है। तो ये सभी को ही माना गया है इसमें, तो ऑप्शन 4 वाला हो जाएगा। तो इसमें जो 5 फैक्टर सिद्धांत के जनक गोल्डन वर्क, कोस्टा, पिरामिड, ये सारे यहाँ पर इसमें माने गए हैं। और व्यक्तिगत कारक की बात करें तो इसमें बहिर्मुखी, व्यक्तिगत कारक बहिर्मुखी है। और गुण कौन कौन से होंगे, बातूनी होगा, मेलजोल वाला होगा, साहसी होगा, जैसे कि अभी ऊपर भी हमने बताया था। सहमति या समझौतावादी प्रकृति का होता है। और गुण कौन कौन से होंगे इसमें, भलापन, सहयोगी, दूसरों के द्वारा पसंद किया जाने वाला। और अंतरात्मा की आवाज़ या फिर चेतना, ये कारक है उसका। गुण कौन कौन से होते हैं इसमें, जिम्मेदारी निभाना, पवित्र आचरण, कार्य के प्रति सजगता का होना। और संवेगात्मक स्थिरता जो कारक है, गुण कौन कौन से होते हैं उसमें, शांत होता है, धैर्यवान होता है, स्थिर होता है। और ये जो संस्कृति कारक है, तो गुण कौन से होंगे इसमें, बुद्धिमान होगा, कला दर्शन वाला होगा, और साहित्यिक विषयों में पारंगत होगा। तो ये 5 जो कारक यहाँ पर होते हैं, जो 5 फैक्टर की बात हुई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, व्यक्तित्व के प्रकार एवं शील गुण, टाइप कम ट्रेट सिद्धांत के व्याख्याकार इनमें से कौन से वैज्ञानिक हैं। तो ये आइसेंक, ओलपार्ट, कैटल है, मतलब कौन से वाले हैं, व्यक्तित्व के प्रकार शील गुण वाले, जो ये टाइप कम ट्रेट जो सिद्धांत है इसके व्याख्याकार। और जो यहाँ पर ये ऑप्शन जो एक है इसमें जो दिए गए हैं, तो कौन से थे, आइसेंक, ओलपार्ट और कैटल। तो इनको क्या यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को व्यक्तित्व परीक्षण के तौर पर किस मनोवैज्ञानिक ने इस्तेमाल किया था। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को, तो ये गोल्टन है, गिलफोर्ड है, क्रेसमर है या शेल्डन है। तो ये कौन थे। अब इनमें जो ऑप्शन 1 में दिए गए हैं, तो कौन थे, गोल्टन थे। तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को व्यक्तित्व परीक्षण के तौर पर जो इस्तेमाल किया था, तो ये गोल्टन जैनो ने किया था। ये फ्रांसीसी गोल्टन है इनका नाम। तो इन्होंने सबसे पहले वर्ड एसोसिएशन जो टेस्ट था इसको इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट आ जाता है व्यक्तित्व का जो भारतीय त्रिगुण सिद्धांत है, ये कौन सा है, त्रिगुण सिद्धांत। 3 गुण कौन से होते हैं, सत्व, रज और तमोगुण, यही होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन 1 वाला हो जाएगा, सत्व, रज और तमोगुण। तो भारतीय जो दर्शन है इसमें व्यक्तित्व को 3 गुणों में बांटा गया है। सत्व ये पवित्रता वाला है, सद्भाव वाला। रज जो है ये क्रिया जुनून वाला है, और तम जो है ज्ञानता का प्रतीक है। नेक्स्ट है या शेल्डन कह सकते हैं। कृत व्यक्तित्व के प्रकार जो है इसमें शामिल है, एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक या ये सभी। तो शेल्डन कृत व्यक्तित्व के जो प्रकार है इसमें शामिल कौन सा है, तो इसमें जो ये सारे ही माने गए हैं। तो इनका नाम क्या था, इनका नाम था विलियम शेल्डन। तो इन्होंने 3 प्रकार के शरीर के प्रकारों का वर्णन किया था, जिसमें एंडोमार्फिक ये कैसे थे, तो ये थे गोल शरीर वाले, गोल और नरम वाले। मेसोमार्फिक पेशी और एथलेटिक, एक्टोमार्फिक पतले और नाजुक। तो उन्होंने इन शरीर के प्रकारों को विशिष्ट व्यक्तित्व लक्षणों से जोड़ा था। तो व्यक्तित्व के जो प्रकार है यहाँ पर ये एंडो, मेसो, एक्टो, इन सभी को ही इसमें माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, व्यक्तित्व सिद्धांत का जो पहला प्रकार था ये दिया था क्रेसमर ने, शेल्डन ने, हिप्पोक्रेटस या हेरोडोटस ने। तो किन्होंने दिया था व्यक्तित्व सिद्धांत का पहला प्रकार,
अब पहला प्रकार जो है, ये जो हिप्पोक्रेटस जो यहाँ पर आए हैं, तो इन्होंने दिया था व्यक्तित्व सिद्धांत का पहला प्रकार। तो ये जो हिप्पोक्रेट्स जो थे, इन्होंने 4 स्वभाव का सिद्धांत प्रस्तावित किया था, जो शरीर के 4 तरल पदार्थों पर आधारित थे। कौन कौन से? रक्त, कफ और पीला पित्त और काला पित्त। ये 4 जिसमें माने गए थे, रक्त, कफ, पीला पित्त और काला पित्त। नेक्स्ट आ जाता है हिप्पोक्रेट्स के द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व सिद्धांत के प्रमुख प्रकार में से कौन खुशगवार और शक्तिशाली माने जाते हैं? सैंग्विन, कोलरिक, मेलक्लिक या फ्लेगमेटिक। तो हिप्पोक्रेट्स के द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व सिद्धांत के प्रमुख प्रकार में से शक्तिशाली माने गए हैं, कौन से हैं? और ऑप्शन 1 वाले सैंग्विन, ये वाले। तो हिप्पोक्रेट्स जो इन्होंने सैंग्विन स्वभाव को रक्त से जोड़ा था और इसे खुश मिजाज, आशावादी और आत्मविश्वास के रूप में वर्णित किया था। नेक्स्ट है विश्वास बनाम अविश्वास और स्वायत्त बनाम लज्जा जैसे पद किस व्यक्तित्व सिद्धांत में प्रतिपादित है? पिडमोंट कोस्टा में, अब्राहम मैस्लो, एरिक एरिक्सन या कर्ट लेविन में। तो विश्वास बनाम अविश्वास और स्वायत्त बनाम लज्जा जैसे पद तो किस व्यक्तित्व सिद्धांत में है? और जो ऑप्शन 2 में है अर्थात एरिक एरिक्सन में। तो एरिक एरिक्सन जो है, इन्होंने व्यक्तित्व के विकास के नियम को सामाजिक अनुकूलन पर ध्यान देते हुए विकसित किया था। तो उनका सिद्धांत अवस्था सिद्धांत है और उनके अनुसार विकास जो है वो 8 जो प्रक्रियाएं हैं इनका परिणाम माना गया है, जिसमें स्वाभाविक विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम लज्जा, उद्योग बनाम हीनता, अस्तित्व बनाम अस्तित्व असमंजसता, आत्मीयता बनाम अलगाव, अखंडता बनाम खंडता और गतिशीलता बनाम गतिहीनता। तो यहाँ पर भी आप इसमें देख सकते हैं जो एरिक एरिक्सन जो है, इन्होंने जो अवस्थाएं जो बताई थी ये 8, तो कौन कौन सी थी? तो एरिक एरिक्सन है, इनके मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार पूरा जीवन विकास के 8 चरणों से होकर जाता है और प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट विकासात्मक मानक होता है जिसे पूरा करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करना आवश्यक होता है। एरिक्सन के अनुसार समस्या का कोई संकट नहीं होता, बल्कि संवेदनशीलता और समानता को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण बिंदु होता है। समस्या का व्यक्ति जितनी सफलता के साथ समाधान करता है उतना ही अधिक वो विकास भी होता है उसका। तो कौन कौन से थे? जैसे पहला तो ये था विकास बनाम अविश्वास, और इससे आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो समय ज़्यादा लगेगा फिर इसमें। दूसरा था यहाँ पर स्वायत्तता बनाम शर्म, और एरिक्सन का जो ये द्वितीय विकासात्मक जो चरण था, इसमें यह स्थिति शैशवावस्था के उत्तरार्ध और बाल्यावस्था के बीच की है, मतलब 1 से 3 वर्ष की। इस अवस्था में बालक दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहता, बल्कि अपने आप भोजन करना, कपड़े पहनना इत्यादि करना चाहता है। वे स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहता है। दूसरी तरफ बहुत सख्त माता पिता बच्चों को साधारण कार्य करने पर भी डांटते हैं और उनकी क्षमता पर शक करते हैं, जिसके कारण बच्चे अपने अंदर लज्जा अनुभव करते हैं। अगर बालक पर अधिक बंधन लगाया जाए या कठोर दंड दिया जाए तो उसके अंदर शर्म और संदेह की भावना विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा जो है यहाँ पर ये था पहल बनाम अपराध बोध। तो एरिक्सन है, इसके विकास का ये तीसरा चरण साला जाने के प्रारंभिक वर्ष के बीच का होता है। एक प्रारंभिक शैशवावस्था की तुलना में और अधिक चुनौतियाँ इसमें झेलनी पड़ती है, और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक सक्रिय और प्रयोजनपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता होती है। और इसके बाद फिर यहाँ पर ये चौथा नंबर का जो इसमें परिश्रम उद्यम बनाम हीन भावना, और इसमें क्या था, ये एरिक्सन का चौथा विकासात्मक चरण है जो कि बाल्यावस्था के मध्य मतलब प्रारंभिक वर्षों में परिलक्षित होता है। इसके बाद था यहाँ पर 5वें नंबर का आ जाता है पहचान बनाम पहचान भ्रांति। 5वां विकासात्मक चरण है ये, और इसका अनुभव किशोरावस्था के वर्षों में होता है, और इस समय व्यक्ति को इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है कि वे कौन है, किससे संबंधित है, उसका जीवन कहाँ रहा है, किशोरों के
किशोरों को बहुत सारी भूमिका और वैश्विक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे व्यावसायिक और रोमांटिक। उदाहरण के लिए अभिभावक को किशोरों को विभिन्न भूमिकाओं और एक ही भूमिका के विभिन्न भागों का पता लगा सकता है, उनका यह जीवन में पालन कर सकता है। यदि इसके सकारात्मक रास्ते पता लगाने का मौका न मिले तब पहचान भ्रांति स्थिति हो जाती है। इसके बाद 6 नंबर का था आत्मीयता बनाम अलगाव, 7वां था उत्पादकता बनाम स्थिरता, 8वां था संपूर्णता बनाम निराशा, और ये 9वां इन्होंने अलग से जोड़ा था फिर इसमें, वैसे तो 8 ही बताए गए हैं। तो 9वां जो चरण है, जॉन एम एरिक्सन, जो एरिक एरिक्सन की पत्नी और सहयोगी थी, ने एक 9वां चरण जोड़ा था। इसके बारे में उन्होंने कहा था कि जब व्यक्ति 80-90 वर्ष पार कर लेता है तब नई अवस्थाएं मतलब डिमांड, नए पुनः मूल्यांकन और दैनिक समस्या आने लगती है, और इन नई चुनौतियों के लिए 9वां चरण के निर्माण की आवश्यकता होती है। जब वह इस चरण के बारे में लिख रही थी तब वह 93 साल की थी। तो देख सकते हैं यहाँ पर तो 93 साल की काट पकड़ लेते हैं इस समय। तो इस प्रकार से जो इन्होंने ये चरण यहाँ पर बतलाए थे। नेक्स्ट फिर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, अब्राहम मैस्लो ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया था? आवश्यकता सोपान क्रम का सिद्धांत, 16 पीएफ परीक्षण जो था ऊपर हमने पढ़ा, पंच आयामी सिद्धांत या त्रिकोण सिद्धांत। तो अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत है, कौन से वाला है इसमें? अब इनका सिद्धांत है, इसका नाम है आवश्यकता सोपान क्रम का सिद्धांत, जो ये ऑप्शन 1 में दिया गया है। अब्राहम मैस्लो जो थे इन्होंने मानव प्रेरणा का एक सिद्धांत विकसित किया था, जिसे आवश्यकता के पद अनुक्रम के रूप में जाना जाता है, और यह सिद्धांत बताता है कि लोगों को बुनियादी जरूरतों के एक पद अनुक्रम से प्रेरित किया जाता है, जो शारीरिक आवश्यकताओं से लेकर आत्म साक्षात्कार तक होता है। जैसे एक भूखा व्यक्ति है, वो भोजन की तलाश करने के लिए प्रेरित होगा, जबकि एक सुरक्षित व्यक्ति सामाजिक संबंधों की तलाश करने के लिए प्रेरित हो सकता है। जैसे भूखा है वो तो भोजन की तलाश में ही फिरेगा, और जो ठीक है, ठीक ठाक है, वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए फिरेगा, बचाता फिरेगा अपने आप को। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व के भारतीय सिद्धांत किस रूप में चर्चित है? पंचकोश, षडपदीय में, अष्टांग में, सप्तांग में। तो व्यक्तित्व के भारतीय सिद्धांत किस रूप में चर्चित है? तो ये पंचकोश में है, जो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है इसमें दिया गया है। और 5 कोश कौन कौन से हैं? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो ये 5 कोश माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है व्यक्तित्व के जो पंचकोशीय सिद्धांत है, इसका सही जो क्रम है वो कौन से वाला है? अब सही क्रम है इसमें, और कौन से वाला है सही क्रम? तो यही है एक वाला ही, अन्नमय, विज्ञानमय, आनंदमय, मनोमय, प्राणमय। तो यही है इनका। एक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, अन्नमय कोश और ऊर्जावान है, और प्राणमय कोश वह मानसिक रूप से स्वस्थ होने और ज्ञान प्राप्त करने की अधिक संभावना है। मतलब ये बस आप इनका क्रम जो है ये याद रखिएगा, क्योंकि यही जरूरी है एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद है व्यक्तित्व परीक्षण के चाइल्ड और एडल्ट एब्जॉर्प्शन टेस्ट के प्रतिपादक कौन थे? हेनरी मुर्रे, गिलफोर्ड, एरिक एरिक्सन या डॉल्टन। तो व्यक्तित्व परीक्षण का जो चाइल्ड और एडल्ट वाला जो टेस्ट था, तो कौन थे इसके? हेनरी मुर्रे थे, ऑप्शन जो यहाँ पर एक में दिए गए हैं। टीएटी परीक्षण विकसित किया था उन्होंने। इसमें क्या है, एक बच्चों को जानवरों के चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उनसे प्रत्येक चित्र के बारे में कहानी बताने के लिए कहा जाता है। उनकी कहानी उनके डर, इच्छा और संघर्षों को प्रकट करती है। मतलब जो भी चित्र में उन्हें दिखेगा तो उसी के ऊपर उन्हें लिखना होता है। तो हेनरी मुर्रे जो इनका था ये विषयगत धारणा परीक्षण, टीएटी कह देते हैं जिसको। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनैलिटी कहते हैं, और जिसका पर्सोना भाषा मूल है। मतलब पर्सनैलिटी शब्द जो है पर्सोना से आया है, और पर्सोना कौन सी भाषा का है? ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन या पुर्तगाली, कौन सी का है ये?
तो वैसे तो लगभग जितने भी हैं ये सारे लैटिन से ही लिए गए हैं। तो पर्सनैलिटी शब्द लैटिन शब्द पर्सोना जो है इससे लिया गया है, जिसका मतलब है मुखौटे से। तो प्राचीन जो ये रोमन थिएटर जो होते थे, तो इसमें अभिनेताओं ने पात्रों को चित्रित करने के लिए मुखौटे पहने हुए थे। तो ये लैटिन जाउस भाषा का है। इसके बाद में फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपकी हिंदी ग्रामर वाले। और क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर इसमें आ जाता है, तो कौन सा शब्द वस्त्र का शब्दार्थक नहीं है। अब जो वस्त्र है इसका शब्दार्थक नहीं है, कौन से वाला है, वसन है, पट है, कट है, कपड़ा है, तो कौन सा है। और यहाँ पर इसमें अगर हम सही आंसर देखें तो ऑप्शन जो है सी को माना गया है, क्योंकि वसन वस्त्र जो इसके लिए वसन, पट, कपड़ा सभी का प्रयोग होता है। कट काटना है तो ये इसके लिए नहीं आएगा। नेक्स्ट में आ जाता है सूक्ष्म शब्द। सूक्ष्म का विलोम शब्द कौन सा होगा। सूक्ष्म, छोटा, स्थूल या नाजुक, कौन सा होता है। तो सूक्ष्म और कौन सा हो जाएगा, स्थूल हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। गांधी जी अपना काम आप करते थे। इस वाक्य में जो सर्वनाम है वो कौन सा है। सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, मतलब जैसे गांधी जी है, करता है। अब इनके स्थान पर हम क्या प्रयोग करते हैं, गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे, अपने आप करते थे। तो इस आधार पर देखें तो कौन सा है यहाँ पर, आप मतलब स्वयं खुद। गांधी जी अपना काम अपना आप करते थे, क्योंकि इन्होंने अपने बारे में कहा, मतलब गांधी जी है, इनके नाम के स्थान पर हमने अपने का प्रयोग यहाँ पर कर दिया। तो यही होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग, मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम। तो आप इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं। तो यहाँ पर क्रिया कौन सी है, ललचाने वाली। ये अकर्मक, सकर्मक, अन्य कर्मक है, कोई भी नहीं है। तो कौन सी क्रिया है यहाँ पर इसमें, तो इसमें जो है सकर्मक क्रिया है। तो जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी हो तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाएगी, और इन क्रिया का प्रभाव कर्तापना पड़कर सीधे कर्म पर पड़ेगा। सुदर्शन गाड़ी चलाता है, सुरेश सामान लाता है, तो यही है। नेक्स्ट आ जाता है, मातृ तथा उक्ति का संधि रूप कौन सा बनेगा। मातृउक्ति मतलब सही बताना है, मातृ प्लस उक्ति का रिक और गुण हो जाता है इसमें, तो कौन सा बनेगा इसमें, ये हो जाएगा मातृ प्लस में उक्ति, मातृउक्ति। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द घृणा शब्द का विलोम होगा। प्रेम, तिरस्कार, प्यार या अनुराग, तो उल्टा बताना है घृणा का, तो कौन सा होगा, प्रेम करना। नेक्स्ट है, नगन शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा। एक संस्कृत है, संस्कृत वाले का हिंदी में बताना है। नगन का तद्भव कौन सा होगा, नगन जैसे संस्कृत का है, तो इसका हिंदी में क्या कहते हैं हम, जैसे दधी है, दधी शब्द। अब दधी हम संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में हम उसे दही कह देते हैं, दही। तो ऐसे ही है, नगन का मतलब क्या होता है, नंगा, ऑप्शन बी वाला। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है, बहुब्री, कर्मधारय, अव्ययभाव या द्विगु समास, कौन सा समास है इसमें। तो पीताम्बर पीले हैं कपड़े जिनके, तो बहुब्री समास हो जाएगा इसमें। पीले कपड़े कौन दान करता है, श्री कृष्ण। या गजानन आता है, गज जैसे मुख वाला। दशानन आता है, दशामुख जिनके, बहुब्री समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, फूला न समाना मुहावरे का मतलब क्या है। बहुत फूल का मोटा होना, समान का फूल जाना, जगह कम होना, बहुत प्रसन्न होना। अब फूला न समाना जो मुहावरा है इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ कौन सा है, बहुत खुश होने से, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, तो अ को बा से मिलान करना है। तो इनका देखें तो लट्टू होने का मतलब यहाँ पर क्या है, मुख धोना, गुस्सा होना, कष्ट उठाना, असर होना या प्रेम पूर्वक स्वागत करना। लट्टू होने का मतलब क्या है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, इसका बी वाला हो जाएगा। आप बी वाला देख सकते हैं। अब यहाँ पर कौन सा बनेगा इसमें, तो लट्टू होना मतलब मुग्ध होना, और लाल पीला होना गुस्सा होना, पापड़ बेलना मतलब कष्ट उठाना,
हवा लगना, असर होना, पल के बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। नेक्स्ट आ जाता है दूर आग्रह शब्द का अर्थ क्या है? जिसका घर बहुत दूर हो, दुष्ट आग्रह है, अनुचित बात के लिए आग्रह है, दूर से किया गया आग्रह है। तो दूर आग्रह इसका अर्थ क्या है? और ऑप्शन सी वाला है, अनुचित बात के लिए आग्रह है, दूर आग्रह है। नेक्स्ट है पंडित प्लस में आइन जैसे पंडिताइन बनता है। पंडित से पंडित की पत्नी कह सकते हैं, पंडिताइन होता है। तो चुमार कौन सा बनेगा? चुमार चुमारी होगा, ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट है घोड़ा दो घोड़े, एक राजा दो क्या होंगे? राजे राजाओं राजाओं क्या होता है? जैसे घोड़ा का तो हम घोड़े बहुवचन में बना लेते हैं, तो राजा का क्या बनेगा फिर? तो राजा का राजा ही रहेगा, न कि दो राजाएं या दो राजाओं। इसके बाद उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं। तो इस वाक्य में संज्ञा है, मुस्कुराहट है नहीं उसकी या किसी की, तो उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं। तो संज्ञा कौन सी है? अब संज्ञा इसमें कौन सी वाली है? तो जो ऑप्शन ए में दी गई है, मुस्कुराहट। नेक्स्ट आ जाता है गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई। तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण क्या हो गए? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वही होते हैं क्रिया विशेषण। जैसे गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई, तो इसकी विशेषता क्या है? धीरे धीरे। गाड़ी की विशेषता क्या है? धीरे धीरे आना, तो यही इसकी विशेषता हो जाएगी। तो ऑप्शन डी वाला इसका हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि चलने की विशेषता है, मतलब गाड़ी धीरे धीरे चल रही है तो चलने की विशेषता है धीरे धीरे चलना। नेक्स्ट आ जाता है जीजी जीजा होता है। तो विधवा का क्या होगा? जैसे जीजी जीजा ऐसे ही विधवा का। तो विधवा का कौन सा बनेगा? तो विधवा विधुर होता है, यही बन जाएगा इसका। नेक्स्ट आ जाता है आपको बाद से मिलान करने वाला काल का क्वेश्चन है। तो भूतकाल क्या होता है? जो काम हो चुका होता है, पास्ट वाला। अब इसमें देखें, वह गया हो, वह चल चुका हो, मैं चल चुका हूँ, वह पढ़ते होंगे। अब कौन से वाला है यहाँ पर? तो जैसे भूतकाल की बात करें, मैं चल चुका हूँ, मतलब चल दिया, न तो चलेगा न चल रहा है, चल दिया, तो मैं चल चुका हूँ, यही हो जाएगा। और भविष्य में कौन सा होगा? मतलब गए आगे भविष्य की बात हो जिसमें कि वे पढ़ते होंगे, ये वाला। वर्तमान मान की कौन सी है? वह गया हो, मतलब ना तो जाएगा न जा लिया। अब वर्तमान की यहाँ पर बात है ये। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से धरती शब्द का अर्थ नहीं है। इला अनला अचला या धरा। अब धरती जो है इसका अर्थ नहीं है। अब कौन से वाला नहीं है? ये ऑप्शन बी वाला अनला, तो यही नहीं है धरती का। और फिर सर इसके अलावा कौन कौन से होते हैं? ये भी धरती को ही कह देते हैं। अब धरती को कौन कौन से कहते हैं? मही, मेदिनी, धरा, रसा, वसुंधरा, विकेशी, क्षमावनी, धरती, धरणी, अचला। तो ये सारे के सारे धरती पृथ्वी के ही नाम हैं, तो नहीं था इसमें अनला वाला। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित समासों को उनके विग्रह के साथ मिलान कीजिए। आपको बा के साथ यहाँ पर मिलान करना है। तो जैसे ये अव्ययभाव समास है जिसमें शुरू में अवयव उपसर्ग हो। अब अवयव उपसर्ग कौन से में? इसमें इसी वाले में है, तो यही हो जाएगा इसका एक एक और एक। तत्पुरुष समास कौन सा है? जिसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। अब द्वितीय प्रधान यहाँ पर कौन से वाले में है? आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, ये वाला। द्वंद्व क्या है? जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, भला बुरा, भला और बुरा, ये वाला हो जाएगा। बहुब्री क्या होता है? जहाँ पर न पूर्व न बल्कि अन्य पद प्रधान होगा, जैसे दशानन है, रावण के लिए आता है। और द्विगु क्या होगा? जिसमें शुरू में संख्या दी गई होगी, जैसे दुपट्टा, मतलब दो पट्टों का समूह समाहार, जिसमें दो संख्या हो शुरू में, तो ऐसे होगा इनका मिलान। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं इसमें कौन से वाला हो जाना चाहिए था, ये वाला।
इसके बाद फिर में नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे यहाँ पर आपके जो इंग्लिश ग्रामर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, और आपने क्या इसमें सम और एनी ये वाला जो इसमें फिल करना है। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, ही डज नॉट वांट कॉफ़ी, तो यहाँ पर सम यानी किसका प्रयोग होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, इसमें एनी जो आया है ANY, तो इसका प्रयोग होगा ही डज नॉट वांट एनी कॉफ़ी। अब एनी क्यों आया है, क्योंकि एनी जो होता है इसका प्रयोग जो है ये नेगेटिव जो होता है नकारात्मक और क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक, तो उसमें आता है। तो ही डज नॉट वांट एनी कॉफ़ी, उसे और कोई कॉफ़ी की जरूरत नहीं है। दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर डिड यू सी गर्ल देयर, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें देखें तो क्या आएगा, क्या उसने वहाँ पर कोई लड़की देखी है, तो इसमें भी क्या है क्वेश्चन ही किया गया है, तो क्या आएगा डिड यू सी एनी गर्ल देयर, क्या उसने वहाँ पर कोई लड़की देखी है। तो क्योंकि ये जो है नेगेटिव में और जो क्वेश्चन मार्क है उसमें एनी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ही सा गर्ल्स डांसिंग ऑन दी स्टेज, तो उसने देखा था जो लड़की वहाँ पर स्टेज पर डांस कर रही थी। अब इसमें कौन सा आएगा यहाँ पर, इसमें देखें तो ही सा सम गर्ल्स, कुछ लड़कियाँ देखी जो वहाँ पर क्या है डांस कर रही थी। अब सम जो है इसका उपयोग जो है ये सकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य में प्रस्ताव या फिर जो अनुरोध है उसके लिए आता है। तो ही सा सम गर्ल्स डांसिंग ऑन दी स्टेज। नेक्स्ट है विल यू गिव मी शुगर, तो क्या आएगा यहाँ पर, अब क्या होता है, तो विल यू गिव मी सम शुगर, क्या आप मुझे कुछ जो चीनी जो है वो दे सकते हैं, तो सम शुगर। देयर इज कॉफ़ी इन द किचन बट देयर इज नॉट मिल्क, तो इसमें क्या आएगा यहाँ पर, अब इसमें देखें तो देयर इज सम कॉफ़ी इन द किचन, सम कॉफ़ी इन द किचन बट देयर इज नॉट एनी मिल्क, लेकिन कोई दूध वहाँ पर नहीं है। अशोक हैज बुक्स बट रोहन हैज नॉट, तो क्या आएगा, अशोक हैज सम बुक्स, अशोक के पास तो कुछ किताबें हैं लेकिन रोहन के पास कोई नहीं है, यह आ जाएगा एनी। इसी प्रकार से नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर प्लीज गिव मी मोर राइस आई एम सॉरी देयर इज नॉट, तो प्लीज गिव मी, तो क्या आ जाएगा, प्लीज गिव मी सम मोर राइस, थोड़े से और जो चावल है वो मुझे दे दो, और आई एम सॉरी देयर इज नॉट, लेकिन सॉरी यहाँ पर वो कोई नहीं है, तो क्या जाएगा एनी। तो जैसे कि ऊपर पढ़ा था हमने, नेगेटिव वाले जो होते हैं उनमें एनी और सकारात्मक वाले में सम। यू हैव मोर बुक्स टू रीड, तो आप और भी जो पुस्तक है वो पढ़ सकते हैं, तो क्या आएगा, यू हैव सम मोर बुक्स, यू हैव सम मोर बुक्स टू रीड। पुट शुगर इन माई टी, तो मेरी जो चाय है उसमें थोड़ी सी और चीनी डाल दो, ऐसे कहते हैं, तो क्या आएगा, पुट सम शुगर इन माई टी, थोड़ी सी और जो चीनी है वो डाल दो सम। हैव यू गॉट ट्रबल, क्या कठिनाई है, मुसीबत में है, क्वेश्चन मार्क भी है। हैव यू गॉट ट्रबल, क्या तुम मुसीबत में हो, तो क्या कहते हैं एनी, जैसे कि ऊपर बात भी की थी हमने, तो क्या आएगा इसमें एनी। तो एनी जो इसका नकारात्मक या क्वेश्चन मार्क जो होते हैं उसमें आता है। तो ऐसे था ये। अब नेक्स्ट भी देख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, मच और मैनी इनका प्रयोग आएगा। मिस्टर प्रसाद हैज़ गॉट एक्सपीरियंस, तो इसमें क्या आएगा, मच या मैनी किसका प्रयोग होगा यहाँ पर, तो इसमें देखें तो मिस्टर प्रसाद हैज़ का प्रयोग, ये जो सॉरी यहाँ पर मच, ये यहाँ पर मच आएगा इसमें। मिस्टर प्रसाद हैज़ गॉट मच एक्सपीरियंस MUCH, तो मच एक्सपीरियंस इसी का प्रयोग होगा। अब मच का प्रयोग कहाँ होता है, मच का प्रयोग होता है अगणनीय संख्याओं के साथ, मतलब जिन्हें गिना नहीं जा सकता। अब मिस्टर प्रसाद हैज़ गॉट एक्सपीरियंस, मच एक्सपीरियंस अब कितना है वो बताया नहीं है, तो मच का उपयोग अगणनीय संख्याओं के लिए होता है जो गिना नहीं जा सकती। इसके बाद है हाउ टाइम विल ही टेक टू डू दिस सम, मतलब इसे और कितना टाइम लगाओगे, हाउ टाइम विल ही टेक टू डू दिस सम, क्वेश्चन मार्क भी है यहाँ पर कि मतलब कितना टाइम लगाओगे। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या आएगा, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू डू दिस सम,
तो यही आ जाएगा इसमें। हाउ मच ऐसे होता है, और कितना टाइम लगाओगे, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू डू दिस सम। नेक्स्ट है हाउ डेज विल ही टेक टू कंप्लीट दिस वर्क, मतलब इसमें भी सेम वही बात है, और कितना टाइम लगाओगे इस काम को कंप्लीट करने में, क्वेश्चन भी हो रहा है यहाँ पर। तो इसमें भी क्या आएगा यहाँ पर, तो इसमें भी सेम वही बात है। तो हाउ मैनी टाइम्स, इसमें क्या आएगा, मैनी टाइम्स। हाउ मैनी, तीसरा था, हाउ मैनी डेज विल सी टेक टू कंप्लीट दिस वर्क। तो यहाँ पर मैनी का प्रयोग होगा। मैनी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसमें मैनी वहाँ लगता है जो गिना जा सकता हो, गणनीय जो संख्याएं होती हैं, मतलब कितने दिन लगाओगे। हाउ मैनी डेज विल ही से सी टेक टू कंप्लीट दिस वर्क, तो यही आएगा इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, हाउ टाइम्स हैव यू गॉन टू द जी, जो मतलब चिड़ियाघर में कितने समय हो गए जाते हुए, टाइम्स हैव यू गॉन टू जो। अब यहाँ पर देखें तो कौन सा बन सकता है इसमें, तो हाउ मैनी टाइम्स हैव यू गॉन टू द जू, तो यहाँ पर भी क्या मैनी का ही प्रयोग हो जाएगा, मैनी मैनी, क्योंकि ये भी जा उसमें लगता है जहाँ गिना जा सकता हो कितना टाइम हो गया है। हाउ वाटर इज देयर इन दिस बकेट, मतलब ये जो टोकरी है इसमें और कितना है पानी, हाउ वाटर इज देयर इन दी बकेट। तो क्या आएगा यहाँ पर, हाउ मच वाटर, क्या आएगा, हाउ मच वाटर, क्योंकि पानी गिना नहीं जा सकता, तो हाउ मच वाटर इज देयर इन दिस बकेट। द बॉयज डिड नॉट मेक नॉइस, तो जो लड़के थे वो शोर नहीं कर रहे थे, तो द बॉयज डिड नॉट मेक नॉइस, क्या आएगा यहाँ पर, तो देखें तो द बॉयज डिड नॉट मेक मच नॉइस, क्या आएगा, मच नॉइस, क्योंकि ये भी जो है गिना नहीं जा सकता है, गणनीय है। हाउ डोंट नो हाउ मैनी ही हैज चीटेड, तो ये भी नहीं जानते कितने आदमी हैं जो चीट कर रहे हैं, आई डोंट नो, मैं जानता हूँ। तो इसमें देखें तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर, आई डोंट नो हाउ मैनी मैन्स हैज चीटेड, तो क्या आएगा, हाउ मैनी मैन्स, मैनी का प्रयोग यहाँ पर होगा, मैनी मैन हैज चीटेड। हाउ स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो क्या आएगा, हाउ स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, क्या बनेगा इसका, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, क्योंकि ये क्या है गिना जा सकता है, तो मैनी का प्रयोग यहाँ पर होगा। तो जहाँ पर गिनने वाले हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, क्योंकि नहीं गिन सकते हम, और यहाँ पर भी व्यक्ति हैं गिन सकते हैं हम कितने चीट कर रहे हैं। देयर इज नॉट मिल्क इन दी बकेट, तो दूध नहीं है, देयर इज नॉट मिल्क इन दी बकेट, तो क्या बनेगा इसका, देयर इज नॉट मच मिल्क, देयर इज नॉट मच मिल्क इन दी बकेट। नेक्स्ट आ जाता है देयर आर नॉट पीपल प्रेजेंट इन दी मीटिंग, अब इसमें क्या आएगा, देयर आर नॉट पीपल प्रेजेंट इन दी मीटिंग, तो इसमें देखें तो यहाँ पर क्या आएगा, मैनी का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा, मैनी का प्रयोग यहाँ पर होगा, क्योंकि क्या है ये गिने जा सकने वाले हैं, देयर आर नॉट मैनी प्रेजेंट इन दी मीटिंग, तो मैनी का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, तो यहाँ पर क्या है, इसमें नो, नॉट ओनली, नो, नॉट एनी या फिर नॉट, तो इनमें किसका प्रयोग होगा वो हमने यहाँ पर बताना है। जैसे आई हैव बुक, तो क्या आएगा, आई हैव नो, नॉट एनी या नॉट, तो कौन सा आएगा इसमें, तो इसमें अगर हम देखें तो क्या होता है, आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है, तो ऐसे कह देते हैं आई हैव नो बुक। अब नो जो है इसका प्रयोग संज्ञा से पहले होता है, संज्ञा से पहले, आई हैव नो बुक। ही हैज मनी, तो इसमें क्या आएगा, क्या कहते हैं हम, ही हैज नो मनी, उसके पास कोई पैसे नहीं है, कोई धन नहीं है, ही हैज नो मनी, तो यहाँ पर भी सेम वही है। देयर आर एप्पल्स इन दी बास्केट, तो इसमें क्या लिखा जाता है, तो देयर आर नॉट एनी एप्पल, तो क्या आएगा, देयर आर नॉट
any, not any apple in the basket. There are not any apple in the basket. क्योंकि not any जो है उसका प्रयोग जो है वो क्रिया के बाद होता है, तो there are not any apple in the basket. There is pride in a poor man. जो गरीब व्यक्ति है उस पर गर्व है, तो क्या आएगा? तो there is no pride in a poor man. There is no pride in a poor man. इसके बाद रमेश हैज ए पेन, तो क्या लिखा जाता है? रमेश हैज नो ए पेन, नोट एनी या नोट क्या आएगा यहाँ पर? तो रमेश हैज नो पेन, नो ए पेन, नो पेन लिखा जाता है यहाँ पर, नो पेन। ये भी नहीं आता वैसे तो देखें तो। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू नो, यू कैन नॉट डू इट, नॉट एनी या नोट, तो क्या आएगा यहाँ पर? तो यू कैन नॉट डू इट, ऐसे कहा जाता है, यू कैन नॉट डू इट, तुम इसे नहीं कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है शी आस्क्ड मी टू गो देयर, तो क्या आएगा यहाँ पर? तो शी आस्क्ड मी नॉट टू गो देयर, तो शी आस्क्ड मी, उसने पूछा था क्या वहाँ नहीं जा सकते हैं, नॉट टू गो देयर। देयर इज इंफॉर्मेशन अबाउट मनीषा, तो क्या कहा जाता है? ये कहते हैं कि देयर इज नो इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी नहीं है मनीषा के बारे में। आई हैव पेन टू लैंड यू एट प्रेजेंट, तो क्या आएगा? तो आई हैव नो पेन टू लैंड एट प्रेजेंट। अदर बॉय विल बी अलाउड टू गो इन, क्या दूसरे जो व्यक्ति उनको वहाँ पर परमिशन है जाने की? अदर बॉयज विल बी अलाउड टू गो इन, तो क्या कहते हैं हम? तो न अदर, क्या आएगा? नो अदर बॉय विल बी अलाउड टू गो इन, किसी को नहीं आ सकता, मतलब वहाँ पर परमिशन है जाने की, तो क्या हो जाएगा? नो। तो इस प्रकार से जो हमारे जो क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।